Hello everyone. Now we are again here for physics class. फिजिक्स क्लास किस चीज़ के लिए? GIC एंड PGT, ठीक है। और धीमे धीमे करके इसका हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। सिलेबस का देखना है आप लोगों को। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में लिंक शेयर कर दिया था, मैंने PGT फिजिक्स और GIC का सिलेबस मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी भी है, ठीक। अगर हमें यही नहीं पता हमें करना क्या है तो फिर कैसे करेंगे कंप्लीट हम, ओके। और पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक वाइज टॉपिक करना हम लोगों को, ठीक है। आप लोग क्या करना, वो सिलेबस डाउनलोड कर लो और मार्क करते रहना कि हाँ हमारा इतना हो चुका है, इतना मैंने आपको, इतनी वीडियोज़ मैंने आपको करा दी हैं, ठीक है। और हर चीज़ को, पॉइंट को बार बार देखो और लिखो भी, लिख कर देखो, उन्हें याद करो, उन चीज़ों को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ बुक्स हैं मेरे पास और कुछ बुक्स में मंगाऊंगा भी मैं, उनके बेसिस पर हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस देखेंगे और हर टॉपिक के बेसिस पे 10 से 12 15 क्वेश्चंस हम लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है। एक एक डेढ़ घंटे की वीडियोस बनाऊंगा मैं, उसमें आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ओके। अब करना क्या है हम लोगों को, हम लोग लास्ट टाइम पे मैंने आपको, जो पहली वीडियो थी मेरी, उससे मैंने आपको बताया था एंड पर क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, ठीक है। अब ट्रायंगल मेथड से हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ये सबको बताया मैंने कैसे ऐड कर सकते हैं। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्लियर। वी वांट टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, तो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना होगा हमें इन दो वेक्टर्स का क्या करना है, एक का फाइनल दूसरे के इनिशियल से मिला देना है हम लोगों को, इस तरीके से, ठीक है। इसी पोजीशन पे लेके आना है हमें, ओके। और फाइनली इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में जो ये वेक्टर आएगा, फाइनल वेक्टर, ये आपको दिखाएगा दोनों का सम, ये बात मैंने बताई थी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो थर्ड साइड होगी, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के अपोजिट होगी। ये दोनों ऐसा चल रहे हैं, ये अपोजिट ही चल रहा है। जैसे मैंने क्या करा, दो से ज़्यादा वेक्टर लिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो अब मैंने बोला तीनों वेक्टर को ऐड करो, तो रूल क्या बोलता है हमारा, ये वाला, कि पहले इन दोनों को ऐड करो, जो एक वेक्टर मिलेगा उससे इसको ऐड कर दो। लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट तरीका लगा सकते हैं, सीधा इनिशियल से फाइनल को मिला दो। देखो इनकी लाइन कैसी है, ऐसे, ये एक के पीछे एक लगे हुए हैं, लेकिन ये इनका अपोजिट में है। तो जो अपोजिट वाला होता है वो तीनों का सम दिखाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वो तीनों का सम दिखाएगा जो अपोजिट वेक्टर होता है। सबको समझ में आ गया? तो इससे हम बना सकते हैं पॉलीगन लॉ। नाउ वी कैन स्टडी पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या दिखाएगा आपको, इफ देयर आर सेवरल वेक्टर्स, देयर आर सेवरल वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर हैं, दे आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। और वो पॉलीगन कैसा है, ओपन पॉलीगन है, मतलब एक साइड से ओपन है वो। तो मान लो ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, दिस इज द वेक्टर डी, क्लियर। अब ये एक साइड से ओपन है, पॉलीगन है, कई सारी साइड्स हैं इसकी। अब मैंने बोला इन सारे वेक्टर को ऐड कर दो, तो जो लास्ट साइड होगी, लास्ट साइड ये वाली, ये क्या है, जो ये वाली साइड होगी, मान लो ये वेक्टर ई है, तो ये जो साइड होगी ये सारे वेक्टर का सब दिखाएगी। वेक्टर ई बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। ये सब आपको याद आ गया, चीज़ें आपको पता लग गई है ना। इन बातों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्लियर। जो लास्ट साइड होगी, जो लास्ट वाला, जो हम जिसका इनिशियल से फाइनल मिलाएंगे और वो बाकी वेक्टर्स का अपोजिट चलेगा वो, ठीक है। दैट विल शो यू द एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स, क्लियर।
अब इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। मान लो ये वेक्टर ई ऐसा होता, एक वेक्टर और होता साथ में, 1 2 3 4 5, ये पांचवा वेक्टर और होता, ठीक है। अब मैंने बोला वो भी ऐसे फिट हो गया, ठीक है। मान लो ये एक वेक्टर ये रहा आपके पास वेक्टर ए, एक वेक्टर ये रहा आपके पास वेक्टर बी, एक वेक्टर ये रहा आपके पास वेक्टर सी, एक वेक्टर ये रहा आपके पास वेक्टर डी, और एक वेक्टर ये रहा आपके पास वेक्टर ई। अब इसको मैंने यहाँ रखा, इसका इनिशियल ए के फाइनल से मिलाया, वेक्टर सी का इनिशियल वेक्टर बी के फाइनल से मिलाया, वेक्टर डी का इनिशियल वेक्टर सी के फाइनल से मिलाया, इस तरीके से वेक्टर ई को फिट कर दिया। क्या देखा, ये जो पॉलीगन था ये तो क्लोज्ड हो गया, ये तो बंद हो गया, है ना। जहाँ इनिशियल था ए का वही वेक्टर ई का फाइनल आ गया। सारे वेक्टर को हमने सम किया तो जहाँ इनिशियल था वही फाइनल आ गया। तो अब मैं बोलूँ कि सारे वेक्टर का सम मतलब वेक्टर ई प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वो क्या मिलेगा आपको, ध्यान रखना, वो आपको 0 वेक्टर मिलेगा। दैट विल बी 0, वो आपको 0 मिलेगा। सबको समझ में आ गया। तो अगर कई सारे वेक्टर को ऐड करने से पूरा पाथ क्लोज हो जाता है, मतलब इनिशियल वेक्टर जो सबसे शुरू वाला वेक्टर था, ठीक है, और लास्ट वाले वेक्टर का इनिशियल आपस में मिल जाता है, या सारे वेक्टर एक चेन बनाते हैं, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज में या एक एंटी क्लॉकवाइज में, तो उनका सम क्या देगा आपको, 0 देगा। याद रखना ये बात। अगर चलते समय एक भी वेक्टर उल्टा मिल जाए तो डेफिनेटली वो बाकी सब वेक्टर के सम के बराबर होगा। बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर। देखो मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास, मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर आर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड कितना होता है किसी वेक्टर का, तो आप हमेशा वेक्टर की लेंथ से उसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड करते हो, वेक्टर के लेंथ से उसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड करते हो, और यूनिट वेक्टर से आप उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करते हो, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 2 वेक्टर्स एंड वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, क्लियर। मैंने आप लोगों को बताया था ये बात कि मैग्नीट्यूड किससे होता है, वेक्टर की लेंथ से होता है। मैग्नीट्यूड वेक्टर की लेंथ से होता है। तो अब लेंथ पता लग जाए तो आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लग गया। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करते हैं अभी हम। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन क्या है, वैसे हम लोग 11th में बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बोल लूं कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स by adding 2 vectors, find the magnitude by adding 2 vectors, 2 वेक्टर को ऐड करके उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी निकालनी है हम लोगों को। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, डायरेक्शन भी निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। कौन सा मेथड यूज़ करना है, हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करना है। तो देखो ध्यान से, इसका पूरा डेरिवेशन अच्छे से कराऊं वो उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, वो सब 11th की चीज़ें हैं। आप लोग पहले से ही ग्रेजुएट हो तो आपको सिर्फ एक इशारा काफ़ी है। तो देखो ध्यान से सब लोग, पैरेललोग्राम में क्या होगा, तो पैरेललोग्राम में 2 वेक्टर्स को हमें ऐड करने हैं। वी हैव टू ऐड 2 वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर P and this is vector Q, clear।
नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? सो हाउ वी कैन ऐड, हम इन्हें ऐड कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान रखना, पैरेललोग्राम के वेक्टर मेथड से अगर हमें ऐड करना है तो दोनों वेक्टर को हमें को इनिशियल बनाना पड़ेगा। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? जिनके इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पर होते हैं। ठीक, तो Q का और P का इनिशियल एक ही जगह कर दो। ठीक है, तो ये P हो गया और एक हो गया Q। क्लियर? अब पैरेललोग्राम बनाना है तो P के पैरेलल Q के हेड से एक लाइन खींचो। ठीक है, अब Q के पैरेलल P के हेड से एक लाइन खींच दो, तो क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ओके, अब मैंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इन दोनों का एडिशन कितना है, मतलब वेक्टर P प्लस वेक्टर Q कितना होगा? मानते हैं वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बराबर वेक्टर R है। क्लियर? तो मुझे वेक्टर R का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर R का मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ ही साथ मुझे वेक्टर R की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो लेकिन यहाँ पे वेक्टर R है कहाँ? वेक्टर R कहाँ होगा? तो ध्यान रखना, जो डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल? ये वाला डायगोनल कि ये वाला डायगोनल? तो आंसर ध्यान रखना, डायगोनल कौन सा वाला? डायगोनल जो दो वेक्टर्स आपस में जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन करते हैं वहाँ से जो डायगोनल बनता है पैरेललोग्राम का, वहाँ से जो डायगोनल बनेगा पैरेललोग्राम का, दैट विल शो यू द वेक्टर एडिशन। वो आपको वेक्टर एडिशन दिखाएगा। ठीक है, ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर देगा आपको, ये दिखाएगा दोनों वेक्टर का एडिशन। दिस विल शो यू द वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर? ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा O, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को काट कहाँ रहे हैं? ये इनका इनिशियल पॉइंट है दोनों वेक्टर का। तो जहाँ पे दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होगा वहाँ से जो डायगोनल ड्रॉ होगा वो डायगोनल आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा आपको। ठीक है, अब बेटा देखो सब लोग ध्यान से, हम जानते हैं किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर P की जो लेंथ होगी वेक्टर P का मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर Q की जो लेंथ होगी वो वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड होगा। तो वेक्टर R क्या होगा? तो वेक्टर R जो होगा वो जो वेक्टर R की जो लेंथ मिली हमें फाइनली वेक्टर P और वेक्टर Q की हेल्प से हमें वेक्टर R की जो लेंथ मिली वही क्या हुआ? वही मैग्नीट्यूड हुआ वेक्टर R का। ठीक है, हमें वेक्टर R का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो कैसे निकालें हम वेक्टर R का मैग्नीट्यूड? तो उसके लिए हम एक ज्योमेट्री मेथड लगाते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड क्या लगाते हैं? हम क्या करते हैं, वेक्टर P को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं और वेक्टर R के हेड से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक परपेंडिकुलर। ठीक है, सपोज द एंगल बिटवीन P एंड Q इज थीटा, तो ये भी थीटा होगा, सब लोग जानते हो। ओके, तो अब एक काम करो, क्योंकि मैंने ये वाला सिस्टम क्यों, तो हमने ये पोर्शन इसलिए बनाया कि जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए और इसको हमने मान लिया अल्फा एंगल मानते हैं। देखो अल्फा क्यों माना मैंने? अल्फा इसलिए माना क्योंकि मैं जानता हूँ वेक्टर P इस तरफ है, तो वेक्टर R क्या है? वेक्टर P से अल्फा एंगल ऊपर की तरफ है, तो इससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं वेक्टर R की डायरेक्शन किस तरफ है। ओके, अब हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ कंडीशन जानते हैं। आपको पता लगा कि मैंने परपेंडिकुलर क्यों डाला? राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ कंडीशन जानते हैं कि उसमें हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा लगा सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा लगा सकते हैं हम लोग, टेन थीटा लगा सकते हैं हम लोग, है ना, और भी हैं। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। इनकी हेल्प से हम लोग बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। अगर हमें बेस परपेंडिकुलर पता है तो हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, साइन पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, सबको पता है ये। तो साइन कॉस टेन, ठीक है, सब जानते हो। तो साइन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब जानते हो ये बात। ये तो आपको छोटी छोटी बातें हैं बच्चों की, आपको मालूम होना चाहिए।
अब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेनस निकालना है। मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो ये रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। टारगेट तो हमारा ये है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर की लेंथ। वेक्टर की लेंथ निकालनी है मुझे, मतलब कुल मिला के क्या है, वेक्टर की लेंथ निकालनी है। तो ये वेक्टर की लेंथ क्या हुई, ये बेस हो गया ट्राइंगल का, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो ये ट्राइंगल ले लो आप, कौन सा ट्राइंगल ले लो आप, ओ एम एन, ठीक है। तो ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम एन से, फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम एन, तो ओ एम एन में ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ एम एन तो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आर स्क्वायर बराबर होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सब लोग ध्यान रखना, आर स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर। अब एक बात और है, हमें ये लेंथ तो मालूम ही नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये क्यू होगा, ये क्यू तो ये भी क्यू। अच्छा, अब एक काम कर लो, इस क्यू का कितना पार्ट इस तरफ है, कितना पार्ट इस तरफ है। कंपोनेंट सब जानते हो, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया ऐसा, तो वो पूरा किस तरफ है, अलोंग वाई एक्सिस। एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया मान लो इस तरफ, तो ये वेक्टर किस तरफ है, अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन मैंने इस बार ड्रॉ कर दिया मैंने इनके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब ये जो वेक्टर क्यू है, इसका कुछ हिस्सा एक्स की तरफ है, कुछ हिस्सा वाई की तरफ है। कितना पार्ट एक्स की तरफ है, तो थीटा एंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये थीटा एंगल हो गया। अब अगर क्यू का कितना पार्ट एक्स की तरफ है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहाँ से, क्यू के हेड से। ये जो आएगा ये पार्ट, दिस विल शो यू द कॉम्पोनेंट ऑफ क्यू, मतलब क्यू का इतना कॉम्पोनेंट एक्स की तरफ है और इसके हेड से वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्यू का इतना कॉम्पोनेंट वाई की तरफ है। तो क्यू का कितना कॉम्पोनेंट एक्स की तरफ है, तो आंसर है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है। तो आप क्या लगा लो, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है क्यू, तो बी बराबर हो गया क्यू कॉस थीटा, तो ये आ गया क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा, ये आप सब जानते हो, ठीक है। तो क्यू का कितना कंपोनेंट है, ये क्यू कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा, क्यू साइन थीटा। क्या ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो बेस कितना हुआ, बेस हुआ भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मतलब पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या दिखाएगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर जो आया, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, यही तो है। आपको क्या निकालना है, दोनों वेक्टर का एडिशन निकालना है, और एडिशन तो निकालना है। अब भाई दो वेक्टर को ऐड करने से एक वेक्टर मिलता है, एक वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हमें क्या निकालना है, वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड निकालना है, कि वेक्टर p और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो निकालना है हम लोगों को, ठीक है। और वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर किसके है, वेक्टर r के। तो वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड कितना आया, ये आया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड q, p और q के बीच का एंगल होता है थीटा, ओके। तो अब मैंने आपसे बता दिया कि बताओ जो ये वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इन दोनों को ऐड करने के बाद, आंसर है इतना है, कितना है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और फाइनली सबका स्क्वायर रूट। सबको समझ में आ गया, ये थीटा क्या होता है, p और q के बीच का एंगल। अच्छा अब एक बात तो क्लियर हो गई, हमें वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो पता लग गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन और निकालनी है। तो हमें पता है p की डायरेक्शन तो हमें गिवन है, वेक्टर p तो हमें पहले दे रखा है। अब r किधर है, तो p से अल्फा एंगल ऊपर की तरफ, या q से मान लो, मर्जी आपकी, q से अल्फा एंगल नीचे की तरफ, ठीक है। तो p से अल्फा एंगल ऊपर की तरफ, तो
अब अल्फ़ा निकाल ले, अगर हम अल्फ़ा अगर हम निकाल ले तो हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोग tan अल्फ़ा यूज़ कर लेते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, tan अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, ट्राइंगल यही लिया OMN ही लिया मैंने, इस ट्राइंगल में निकाल लिया मैंने। क्लियर? अच्छा, तो ये हमारे पास tan अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा हम निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, p प्लस q कॉस थीटा, दिस विल बी द अल्फ़ा। ये हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, देखो अब ये अल्फ़ा अगर आपने निकाल लिया, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास अल्फ़ा एंगल आ जाएगा। मान लो 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री, तो आप बोलोगे P से 30 डिग्री ऊपर की तरफ। मान लो आप अल्फ़ा ये वाला ले लेते, ये वाला अल्फ़ा ना लेते, आप ये वाला अल्फ़ा ले लेते, तो कैसे निकालते फॉर्मूला, तो tan अल्फ़ा बराबर, याद कर लो इन चीज़ों को, तो tan अल्फ़ा बराबर जो यहाँ पे Q था, यहाँ पे P आ जाएगा इस बार। ठीक है, तो क्या आएगा, P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस थीटा, ये हो जाएगा। बस जहाँ से एंगल लोगे, देखो कहाँ से एंगल लिया, यहाँ से एंगल लिया, तो जहाँ से एंगल लोगे उसके अपोजिट साइड वाला ये लोगे, उसके अपोजिट वाला, मतलब जहाँ से एंगल, जिन दो साइड के बीच में एंगल बनाया है, एंगल Q से बनाया है, तो ऊपर लोगे पहले P। अगर एंगल आपने यहाँ से बनाया होता P से, तो ऊपर लेते Q साइन थीटा प्लस P प्लस Q कॉस थीटा। मतलब Q वाला अगर एंगल आपने P से बनाया है तो P वाला अकेला रहेगा, और साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ कौन रहेगा, Q रहेगा। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, पैरेललोग्राम के, ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। क्लियर? अच्छा, क्या पैरेललोग्राम से हम एडिशन करेंगे और ट्राइंगल से हम एडिशन करेंगे तो क्या रिजल्टेंट अलग अलग आएगा? आंसर है नो, दोनों में रिजल्टेंट एक जैसा आएगा। आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करूँ, वेक्टर P और ये वेक्टर Q है। ठीक है, दोनों वेक्टर को ऐड किया तो ये आया रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर R। अब इन्हीं दोनों वेक्टर को आप ऐड करो किससे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो ये वेक्टर P है। अब ट्राइंगल लॉ में क्या है, जो इनिशियल होता है वो फाइनल से मिलता है, तो वेक्टर Q का इनिशियल मिला दो वेक्टर P के फाइनल से। ठीक है, ये है वेक्टर Q। ठीक है, और फाइनली ये जो वेक्टर होगा ये क्या दिखाएगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर। अब बताओ दोनों में क्या अंतर आया, कुछ नहीं, तो आप पैरेललोग्राम से ऐड करो या ट्राइंगल लॉ से ऐड करो, दोनों से रिजल्टेंट एक ही आना है। लंबाई दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, एक ही तरफ आए देखो दोनों। क्लियर? तो ट्राइंगल लॉ से ऐड करो या पैरेललोग्राम से ऐड करो, दोनों से एक ही रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, इनकी लंबाई, रिजल्टेंट की लंबाई, लेंथ, दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। ओके, अच्छा, एक चीज़ और है, पैरेललोग्राम से आप देखो, अगर इससे आप क्या क्या कर सकते हो, ज़रा एक छोटा सा मैं बच्चों को प्रैक्टिकल कराता हूँ। कई बार 11th क्लास के बच्चों को प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। वो प्रैक्टिकल क्या है, ज़रा देखो ध्यान से। क्या होता है, ये एक वुडन बोर्ड है। ठीक है, वुड का, लकड़ी का गत्ता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर दो पुली लगी हुई है। ये प्रैक्टिकल होता है 11th क्लास का। ठीक, ये दो पुली लगा दी हम लोगों ने कॉलेज में ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, वैसे बच्चों को भी मैंने 1-2 बार कराया है। अब क्या है, इसके ऊपर एक हमने थ्रेड डाल दी। ठीक, और ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ये वाला वेक्टर इसके बराबर होगा, ये लंबाई इसके बराबर होगी, छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और ये एक थ्रेड को मैंने, एक रस्सी को मैंने पूरे दोनों पुलियों से होते हुए ऐसे यहाँ डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर
वेट रखना है हम लोगों को, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक वेट लटकाया हुआ है। मुझे नहीं पता कितने किलोग्राम का वेट है, ये mg वेट है, mg फोर्स नीचे तब दे रखा है इसने, ठीक है। मुझे बताना है इसका वेट कितना है, क्लियर। अच्छा अब इसका वेट कैसे बताना है हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हैं। कैसे लगाएंगे हम लोग, देखो मैंने क्या किया, हमने देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमने क्या करा था, कुछ वेट्स रखे हुए हैं पहले से ही, ये कुछ वेट्स रखे हुए हैं दोनों तरफ, ठीक है। और दोनों तरफ वेट रखे हम लोगों ने, इसी का हिसाब देखते हुए हमने दोनों तरफ वेट रखे और थोड़ी देर तक ऐसे गत्ते को हमने हिला दिया, वुड को हमने हिला दिया, तो ये अपनी जगह एक जगह जाके एडजस्ट हो जाता है ये, ठीक है। एक जगह जब एडजस्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका वेट देखेंगे, इसका वेट कितना है, इसका वेट हमें काउंट कर लेंगे। भाई हमने ये प्लेट्स हमने रखी है, ये प्लेट्स, ठीक है। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इनका वेट तो मुझे पता है, मान लो इसका वेट है 300 किलोग्राम, 300 ग्राम जो ही मान लो, और इसका है 400 ग्राम, ठीक है। आप ये जानते हो कि वेक्टर की लंबाई उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, सबको समझ में आ गया। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि मान लो आप इतनी लेंथ लोगे, ये 400 ग्राम है, इस 400 ग्राम में आप मान लो कि 10 सेंटीमीटर को आप 100 ग्राम दोगे। 10 सेंटीमीटर मैंने 100 ग्राम बांट दिया, अगले 10 सेंटीमीटर में 10-10 करके 4 हिस्से कर लिए मैंने, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गए 400 ग्राम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे भी कर लो 10-10 सेंटीमीटर में, तो यहाँ कितने ग्राम आएगा, 300 ग्राम, ठीक है। तो ये वेक्टर की लंबाई, जो वेक्टर की लंबाई होगी ये किसको दिखाएगी, 300 ग्राम को। ये जो वेक्टर की लेंथ होगी दिस विल शो यू 300 ग्राम, और ये जो वेक्टर की लंबाई होगी, लेंथ होगी, दिस विल शो यू 400 ग्राम, क्लियर। तो ये जो वेक्टर का अब लंबाई, वेक्टर की जो लेंथ होती है, जो वेक्टर की लेंथ होती है, लेंथ आपको क्या दिखाती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डेफिनेटली ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने क्या किया, मैंने ग्राम को लेंथ में बांट दिया, आपको समझ में आ रही बात, ये ग्राम को लेंथ में डाल दिया मैंने। अब क्या होगा, मुझे दो वेक्टर मिल गए, ये दो वेक्टर मिल गए मुझे, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, ठीक है। इसके पैरेलल इसके हेड से और इसके पैरेलल इसके हेड से दो वेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद ये जो अपोजिट वेक्टर आएगा, ये जो अपोजिट वेक्टर आया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर आर होगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिखाएगा। वेक्टर आर विल शो यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, ठीक है। अगर इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली यहाँ का वेट कितना होगा, 400 ग्राम। इसकी लंबाई लेंथ अगर 30 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली यहाँ पे कितना वेट सस्पेंड होगा, 300 ग्राम। तो इसकी लंबाई कितनी है ना, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ निकालने का आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, √p², है ना। ये मान लो p है, ये q है, तो √p² और इनके बीच का ये एंगल है थीटा, q² + 2pq cos थीटा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, p आपको पता है, q आपको पता है, 30 40 जो भी है आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इनके बीच का एंगल रखो। नाउ सपोज यू गॉट द लेंथ, आर की जो लेंथ निकल के आई, मान लो वो 50 सेंटीमीटर आई लेंथ, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर में मैंने दिया था, 10 सेंटीमीटर में मैंने 100 ग्राम दिया था, तो 50 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 500 ग्राम, ठीक है।
तो यहाँ पे ये लेंथ आई आपकी 50 सेंटीमीटर, तो ये वेट कितना हुआ आपका 500 ग्राम का। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द अननोन वेट। अननोन ऑब्जेक्ट का कितना वेट है ये हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। विच मेथड इज दैट? दिस इज अ पैरेललोग्राम मेथड। ओके, अच्छा अब जरा आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अच्छा, एक चीज और है, ये इनिशियल पॉइंट है, को इनिशियल पॉइंट है। यहां पे देखो ये 3 वेक्टर लग गए, एक वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ। ये वेक्टर कितना है? अगर मैं टेंशन की बात करूँ, टेंशन टी है तो ये भी टेंशन टी है। ठीक है, तो टेंशन टी की वैल्यू कितनी है 400 ग्राम, तो ये भी कितना हुआ 400 ग्राम। ये कितना हुआ 300 ग्राम। 300 किलोग्राम का वेट है यहाँ पे, 300 ग्राम का फोर्स यहाँ पर है। यहाँ पे कितना है 500 ग्राम का। ठीक है, इस तरीके से ये वेक्टर्स काम कर रहे हैं एक दूसरी तरफ। पी, क्यू और आर, ये वेक्टर तीनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट में हैं। क्लियर? और इनके बीच में कुछ एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, मान लेते हैं हम अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, इनको मान लो हम फोर्सेस मान लेते हैं। फोर्स F1 हो गया, फोर्स F2 हो गया और फोर्स F3 हो गया। ओके, ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है। ये को इनिशियल पॉइंट है, ये 3 वेक्टर एक ही पॉइंट पे लगे हुए हैं। सबको समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट, अब जब ये एडजस्टमेंट हो गया, ये बोर्ड को मैंने एक बार हिला दिया ऐसे, तो ये जो थ्रेड्स थी इन्होंने एक बार मोशन किया और इन्होंने आके अपने आप को इस पॉइंट पे बैलेंस कर लिया। इस वेट ने अपने आप को इस पॉइंट पे बैलेंस कर लिया। इस पॉइंट पे बैलेंस करना का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर ये वेट आ गया इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम पे किसी भी पॉइंट पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है 0। अगर ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में ध्यान रखना ये तीनों फोर्सेस का सम कितना होगा 0 के बराबर होगा। दूसरी बात, एक चीज़ और है, जब 3 वेक्टर का सम बराबर 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर F1, इन तीनों वेक्टर को बनाओ, या वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। देखो वेक्टर F3 इस तरफ है, वेक्टर F2 ऊपर है और ये रहा वेक्टर F1। तीनों से कैसा आया, एक क्लोज्ड पाथ बन गया। ठीक है, जहाँ से इनिशियल है वहीं से ही फाइनल भी वहीं पे है। ठीक, तो इन तीनों का सम क्या होगा 0। ओके, हम एक थ्योरम भी लगा सकते हैं इस पर, इस फिनोमेनन, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसमें हम एक थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो कौन सी थ्योरम है, लैमीज थ्योरम। मैं इसको रफ करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लैमीज थ्योरम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लैमीज थ्योरम। तो लैमीज थ्योरम क्या बोलती है, लैमीज थ्योरम ऐसी कंडीशन के लिए लग सकता है जब कई सारे फोर्सेस, 3 फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर। ठीक है, तो F2 और F3 के बीच में क्या है, एंगल अल्फा। तो यहाँ पे आएगा F1 अपॉन साइन अल्फा, अकॉर्डिंग टू लैमीज F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा। साइन बीटा F2 के अपोजिट पे कौन सा एंगल, साइन बीटा, बराबर F3 अपॉन साइन गामा। इसका प्रूफ है, वो प्रूफ तो नहीं पढ़ना हम लोगों को ना। अगर आप मान लो अल्फा एंगल जानते हो, बीटा एंगल जानते हो, F2 जानते हो, F1 निकालना है तो आप निकाल सकते हो, इन दोनों को ले लो अकॉर्डिंग टू द लैमीज थ्योरम करके। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लैमीज थ्योरम भी लगा सकते हैं इस कंडीशन के लिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन। क्लियर? दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी in 2 dimension, 2 dimension motion। देखो 1 डायमेंशन मोशन में हमने क्या बात की थी, रिलेटिव वेलोसिटी को लेके, आप याद कर सकते हो तो याद करो। ये 2 बसेज हैं, बस नंबर 1, बस नंबर 2।
बस नंबर 1 का जो ड्राइवर है, बस नंबर 1 की ड्राइवर बस है, ए एंड बी बस मान लेते हैं हम लोग। बस नंबर ए इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वी ए एंड द बस नंबर बी इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वी बी। सपोज वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। क्लियर? तो जब अगर वी ए बड़ी है वी बी से तो डेफिनेटली जो अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है उसको बी अपने पास आता हुआ दिखेगा। जो बस का ड्राइवर ए वाला है वो बी वाली को अपने पास में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब दोनों ही मोशन कर रहे हैं तो ए वाले को बी वाले की वेलोसिटी कितनी एम्पियर होगी, दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। तो किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम? बी की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बी वाली की वेलोसिटी दिखती है। अब किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं? ए के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वो कितनी होगी? वी बी माइनस वी ए, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों की इसमें से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो जो वो वेलोसिटी दिखेगी दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, वही उसको एम्पियर होगी। अब इसका एक एग्जांपल है, अब वही काम हम 2 डायमेंशन में भी कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में भी हो सकता है। 2 डायमेंशन में 2 डायरेक्शंस होंगी, है ना। एक डायरेक्शन में भी हो सकता है एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली, एक डायरेक्शन हो सकता है वर्टिकली, या एक डायरेक्शन हो सकती है ईस्ट में, एक डायरेक्शन हो सकती है वेस्ट में। ठीक है, तो 2 डायरेक्शन हो सकती हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। अब इसका एक फेमस एग्जांपल हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ अ रेन विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। ठीक है, तो साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी, ये एग्जांपल हम लोगों ने करा हुआ है। ठीक है, सपोज द वेलोसिटी ऑफ रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। क्लियर? तो बताओ इन विच डायरेक्शन द साइक्लिस्ट हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, किस डायरेक्शन पर साइक्लिस्ट को अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो कॉमन सी बात है, जिस डायरेक्शन पे उसको एम्पियर होगा, उसे लगेगा कि इस डायरेक्शन से बारिश आ रही है। ठीक है, मान लो साइक्लिस्ट साइकिलिंग कर रहा है और बारिश वर्टिकली ऐसे गिर रही है, लेकिन साइकिलिंग के टाइम पर हम लोगों ने खुद देखा है कि बारिश हमें सामने से आती हुई दिखती है। ठीक है, उस तरफ हमें अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, मतलब हमें अम्ब्रेला को तिरछा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर से पता लगा सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है VRC। ठीक, क्योंकि उसको जो वेलोसिटी, पहली बात तो ये कितनी वेलोसिटी उसे लगेगी, कितनी वेलोसिटी लग रही है, मतलब कितनी वेलोसिटी से बारिश हो रही है। साइक्लिस्ट को बारिश की वेलोसिटी कितनी लगेगी? VRC लगेगी। उसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी, ना कि उसको VR दिखेगी। उसको कौन सी वेलोसिटी एपियर होगी? ही विल एपियर द VRC। व्हाट इज VRC? दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। अच्छा, ये कैसे निकालते हो आप लोग? तो VR माइनस VC। ठीक है, तो आप VR माइनस VC कर सकते हो आप लोग। VR माइनस VC देखो, ये रहा VR, इसके हेड से VC का मैंने टेल मिला दिया, तो इनिशियल से फाइनल मिलाओगे तो ये आपको VR प्लस VC देगा। लेकिन आपको VR प्लस VC थोड़ी निकालना है, आपको तो VR माइनस VC करना है। तो माइनस VC कैसे करूं? इसको आप ऐसे कर सकते हो, VR प्लस माइनस VC, ऐसा कर सकते हो। तो इसका उल्टा कर लो, माइनस VC, इसका नेगेटिव वेक्टर बना दो। ठीक है, तो दिस विल बिकम माइनस VC। अब ये वेक्टर इधर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? VR माइनस VC। दिस विल बिकम VR माइनस VC। और VR माइनस VC क्या है? VR माइनस VC इज द VRC, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। अब बताओ उस साइक्लिस्ट को रेन किस तरफ आती हुई दिखेगी? देखो ये ऐसे आती हुई दिखेगी। ठीक है, जो वेक्टर दिखा रहा है ना, उसको सामने से आती हुई दिखेगी ऐसे। बारिश ऐसे हो रही है, जहाँ वो इस तरफ रहा है तो बारिश कैसे आती हुई दिखेगी? उसको ऐसे आती हुई दिखेगी। अब आप इसका ये वेक्टर की लेंथ निकाल लो तो आपको बारिश का पता लग जाएगा कि बारिश कितनी तेज़ी से आती रहेगी। वेक्टर की लेंथ निकालनी आपको आती है, हाइपोटेनियस निकालना है, बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको पता है तो निकाल सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो आप लोग।
एंगल निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। सबको समझ में आ गया? तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है, 2 डायमेंशन में। तो ये तरीके हम लोग करने हैं, इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस हम लोग करने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मेरी जो अगली वीडियो होगी वो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को लेके होगी, ठीक है, वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ओके।